नमस्कार मित्रों। 6 जून 2021। एक ओर तो चलो नूरपुर का नारा बुलंद हो रहा था, तो दूसरी ओर कुछ भारत विरोधी शक्तियां जर्नैल सिंह भिंडरावाले की बरसी मना रही थी। लेकिन इस खबर ने राष्ट्रवादियों को तब और भी भड़का दिया जब क्रिकेटर हरभजन सिंह ने खालिस्तान आंदोलन को ग्लोरीफाई करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भिंडरावाले को शहीद बताया। लेकिन इसे लेकर जब चारों ओर हंगामा मचा तो उन्होंने माफी मांग ली। अपनी एपोलॉजी में उन्होंने क्या लिखा उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरभजन सिंह की मानसिकता लोगों को समझ में आ चुकी थी और लोग ये भी सोचने लगे थे कि क्या ये वही महान क्रिकेटर हैं जिसे हमने अपने सराखों पर बिठाया। इसका ये सिला दिया उन्होंने। एक बात और, हरभजन सिंह का माफी मांगना खालसा एड के फाउंडर रविंदर सिंह को रास नहीं आया और उसने उन्हें आड़ो हाथों लिया। ऐसा होता है दोस्तों, गलत के रास्ते पर जाना तो आसान होता है, लेकिन उससे लौटने का दिखावा करना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, हरभजन सिंह ऐसे पहले आइकॉन नहीं है जिन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। प्यार में धोखा खाने का हमारा पुराना इतिहास है। इस समय एक अन्य क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह याद आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदू महिलाओं को कहा था कि वे टके टके के भाव में बिकती थी। अच्छी बात है, लेकिन क्या योगराज सिंह जी ये बताने का प्रयास करेंगे, बताने का कष्ट करेंगे कि सिख पंथ की स्थापना के पहले उनके पूर्वज क्या थे, कौन थे? जब सिख धर्म नहीं आया था अस्तित्व में, तब उनके पूर्वज कौन थे? हिंदू ही थे ना। तो उनकी औरतें अगर टके टके के भाव में बिकी, हिंदुओं की औरतें अगर टके टके के भाव में बिकी, तो वे योगराज सिंह की कौन हुई? अपनी ही माँ बहनों को गाली बकने की यह समझदारी कहां से आती है, मेरे तो समझ में नहीं आता। इसी तरह एक और आइकॉन दिलजीत दोसांझ के कारनामे भी हमने देखे। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि यह जहर आया कहां से, इसका स्रोत क्या है? इसके साथ ही यह भी एक बड़ा प्रश्न है, सोचने लायक प्रश्न है कि वैसे तो यह तथाकथित खालिस्तान बनना असंभव है, लेकिन मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए और वो बन जाए, तो उसका भविष्य क्या होगा? चलिए इन सवालों के जवाब कुछ सवालों के माध्यम से ढूंढना शुरू करते हैं। क्या हम नहीं जानते कि गुरु नानक ने बाबर के अत्याचारों को न केवल अपनी आंखों से देखा था, बल्कि उसे झेला भी था और उस पर वे बोले भी हैं। क्या हम नहीं जानते कि सिख धर्म और उससे आगे भी खालसा पंथ की स्थापना सनातन की रक्षा के लिए हुई थी? क्या हम नहीं जानते कि सैकड़ों सालों में सिखों को किस समुदाय ने सताया, सिख गुरुओं को किसने मारा, उनके बच्चों को किसने मारा? क्या हम नहीं जानते कि सनातन की रक्षा के लिए हिंदू परिवारों का बड़ा बेटा गुरु का शिष्य बनता था और यह शिष्य शब्द ही बिगड़कर सिख बना? क्या हम नहीं जानते कि बंदा बैरागी एक हिंदू थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर अपना संन्यास धर्म त्याग कर हथियार उठाया और अंत में बलिदान हुए?
क्या हम नहीं जानते कि हिंदुओं और सिखों में शादियां होती रही हैं और हो रही हैं? क्या हम नहीं जानते कि हिंदू भी गुरुओं का उसी तरह सम्मान करते हैं जिस तरह सिख? क्या हम नहीं जानते कि विभाजन का दंश हिंदुओं और सिखों ने समान रूप से झेला है और दोनों ही एक विशेष समुदाय की सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए हैं? क्या हम नहीं जानते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों का क्या हाल है? वहां जो सिख थे उनका क्या हुआ और आज भी उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ये बार बार हम देखते हैं। क्या हम नहीं जानते कि इन जगहों से सताए हुए सिखों को भारत में लगातार शरण मिल रही है? क्या हम नहीं जानते कि सिख केवल पंजाब में ही नहीं रहते बल्कि वे और उनके धर्म स्थल पूरे भारत में फैले हुए हैं? जहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है वे खूब फल फूल रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मत का पालन कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे संविधान और कानून में भी उनकी धार्मिक पहचान को मान्यता दी गई है। वे कृपाण धारण कर सकते हैं। सेना और पुलिस में वे पगड़ी धारण कर सकते हैं। ये छूट किसी अन्य को नहीं है, ये जान ले वे। क्या हम नहीं जानते कि खालिस्तान का यह मूवमेंट पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर चल रहा है और उसकी मदद से चल रहा है, जबकि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर तो आज पाकिस्तान के ही कब्जे में है। अगर पाकिस्तान की इतनी सदाशयता है खालिस्तान के प्रति तो वो सिख इलाके जो पाकिस्तान में है उन्हें क्यों नहीं सिखों को दे देता? क्या यह सवाल उठाना उचित नहीं है कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान में जो पुराने पंजाब के इलाके हैं उनके बारे में खालिस्तानी कुछ भी नहीं बोलते, जुबान सिल लेते हैं? वास्तव में सिखों को सनातन से तोड़ने का गंभीर प्रयास ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ। सबसे पहले मैकाले ने इस पर ध्यान दिया क्योंकि वो जानता था कि भारत को उसकी मूल संस्कृति से अलग करना और भारत के लोगों को आपस में विभाजित करना अंग्रेजी राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अपनी कुटिल चालों के द्वारा उसने सिखों को यह समझाना शुरू कर दिया कि वे हिंदू नहीं हैं, एक पृथक संप्रदाय है, पृथक धर्म है। इसके बाद दूसरा प्रमुख चरण आता है 1909 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और मुसलमानों की सांप्रदायिक मानसिकता को पहचान कर अंग्रेजों ने मुसलमानों के आगे एक चारा फेंका और उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। जब यह चारा कामयाब रहा, मछली फंस गई, तो अंग्रेजों ने यही चारा सिखों के आगे भी फेंक दिया और 1919 के एक्ट में उनके लिए उसी तरह के पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था कर दी गई। तो ये सिख सांप्रदायिकता के विकास के अंग्रेजों के प्रयास थे, लेकिन अंग्रेज इस खेल को अकेले नहीं खेल सकते थे, उन्हें मददगार चाहिए था। तो अंग्रेजों के मददगार हुए मास्टर तारा सिंह जैसे लोग। ये भी बता दें दोस्तों कि अभी तक जो सिख गुरुद्वारे थे और जो सिख धार्मिक स्थल थे उनके प्रबंध, उनके इंतजाम हिंदू पुजारी और हिंदू महंत ही करते आ रहे थे। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि सिख और हिंदू अलग धर्म नहीं थे। अरे हरमिंदर साहब का ही मतलब आप देख लीजिए ना, हरि मंदिर है वो। हरि और मंदिर शब्द कहाँ है? किस धर्म को इंगित करते हैं?
खैर आगे चलते हैं। मास्टर तारा सिंह ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू पुजारियों को इन स्थानों से बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे कि 1919 के एक्ट के बाद सिख एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए थे, अतः वे सत्ता की चाबी बन सकते थे। राजनीति जो न कराए, राजनीति जो न कराए। मास्टर तारा सिंह को इसका लाभ मिला और अकालियों का दबदबा पूरे पंजाब में कायम हो गया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि मास्टर तारा सिंह ने सिखिस्तान के निर्माण के लिए जिन्ना से भी सांठगांठ करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन्ना इस खेल में उनसे बहुत आगे के खिलाड़ी निकले। बहुत घाघ मास्टर तारा सिंह को जल्द ही समझ में आ गया कि जिन्ना के आगे उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वे पीस दिए जाएंगे, जिन्ना के द्वारा पीस दिए जाएंगे। हाँ, एक अच्छी बात जरूर मास्टर तारा सिंह के लिए कही जा सकती है कि वे भारत विभाजन के विरुद्ध थे, खास करके पंजाब के विभाजन के विरुद्ध थे, क्योंकि जानते थे कि बंटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में रह जाएगा वहां सिखों की भारी दुर्गति होगी। लेकिन अंग्रेजों के इशारे पर और अपनी राजनीति चमकाने के लिए तारा सिंह ने जिस तरह सिखों को हिंदुओं से अलग करने के लिए चालें चली, उसके परिणाम आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जिन्ना व जिन्नावादियों ने अपने कार्ड्स खेले, अंग्रेजों ने अपने कार्ड्स खेले। आगे चल करके आईएसआई ने मोर्चा संभाल लिया और उसने जो है सिखों के एक समूह को, एक वर्ग को बरगला करके, फुसला करके या जैसे भी करके पृथकतावादी आंदोलन के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये सारे के सारे षड्यंत्र असफल हो सकते थे यदि हमने अपनी शिक्षा प्रणाली सावधानी से बनाई होती। सिख बच्चों को छात्र जीवन से ही ये बताया जा सकता था, ये पढ़ाया जा सकता था कि उनकी जड़ें क्या हैं, उनका उदय क्यों हुआ है, किस काम के लिए हुआ है, इतिहास में उनके दुश्मन कौन रहे हैं। ये सब बातें अगर उनको बताई जाती कि उनके मित्र कौन रहे हैं, शत्रु कौन रहे हैं, तो आज इस तरह पृथकतावाद का जहर न फैल रहा होता। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यही कारण है कि खालिस्तान के समर्थक अपने दुश्मनों से तो हाथ मिलाए हुए हैं और जो उनके अपने सगे हैं उनसे आंखें फेरे हुए हैं। एक सवाल और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, खालिस्तान का बनना एकदम असंभव है। लेकिन मान लीजिए किसी चमत्कारवश यदि यह बन भी गया तो उसका भविष्य क्या होगा। उसके दोनों तरफ परमाणु हथियार संपन्न दो राष्ट्र होंगे। क्या ये छोटा सा खालिस्तान उनके बीच में पिस नहीं जाएगा, एकदम सैंडविच की तरह? क्या भारत की सहायता के बिना वो पाकिस्तान से अपनी रक्षा कर लेगा? और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी? केवल खेती से कोई देश विकास नहीं कर सकता, खास करके आज के जमाने में। और पंजाब की खेती का भी क्या हाल है, रासायनिक कृषि ने उसका क्या हाल कर रखा है, इस पर कभी अलग से बात किया जा सकता है। आज तो जो अनाज उत्पन्न करते हैं एमएसपी पर भारत सरकार उन्हें खरीदती है, तब क्या हाल होगा उनका। खालिस्तान जो राज्य बनेगा, चारों तरफ जमीन से घिरा होगा, उसके पास समुद्र का कोई संपर्क नहीं होगा। ऐसे में उसकी स्थिति क्या होगी आप देख लीजिए। दुनिया में जो भी ऐसे लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, चाहे नेपाल को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, मंगोलिया को देख लीजिए, मध्य एशिया के बहुत सारे देश हैं, उनकी हालत क्या है, किस तरह से विकास के लिए वे तरस रहे हैं।
समुद्र की भूमिका बहुत जरूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए। ये बिना समुद्र वाला ये राष्ट्र कैसे चलेगा? और सुनिए, ऐसा खालिस्तान जो बनेगा उसमें रहने वाले 40% हिंदुओं का क्या हाल होगा? उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा? और इतने कट्टरवादी माहौल में जो राष्ट्र बनेगा जैसे कि पाकिस्तान बना है, तो वहां हिंदुओं का ये हाल हुआ तो इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू वहां रहते हैं उनकी दशा क्या होगी? इसके अलावा खालिस्तान खालसा राज की बात करता है, तो जो गैर खालसा सिख हैं उनका क्या होगा? फिर खालिस्तान के बनने से जो माहौल बिगड़ेगा, जो एक विद्वेष फैलेगा, उसका प्रभाव भारत भर में रह रहे सिखों का क्या होगा? क्या उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा? सिखों की रिश्तेदारियां पूरे भारत में हैं, इन रिश्तों का क्या होगा? दोस्तों, सवाल ढेर सारे हैं जिसके लिए डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज यहीं रोकते हैं। मौका लगा तो फिर कभी बात करेंगे। ठीक है मित्रों। हाँ, एक बात और, प्लीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ। कोई बात मेरी गलत हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।